के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने पार्ट 11 तक चर्चा की थी। पार्ट 11 में हमने स्वर्णिम भारत के भाग 11 में हमने गुर्जर प्रतिहार वंश की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे भाग 12 में चोल वंश की। इसमें आपके कंप्लीट पूरा चोल वंश है। चोल वंश के बारे में जानकारी, चोलों का प्रशासन, चोलों की कला, चोलों का समाज, इनके बारे में अपन कंप्लीट आज देखेंगे। 1 नंबर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही। 1 नंबर के कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा 4 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे आपके से पूछ ले कि भाई चोलों का प्रशासन और चोलों की कला को समझाइए। मतलब 4 नंबर और 1 नंबर दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, अपन कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमें चोलों को अच्छे से समझना है। सबसे पहले अगर चोलों की बात करें तो चोल, चालुक्य, पल्लव हमने देखे थे। ये सारे कौन से क्षेत्र में थे? ये दक्षिण भारत में थे। कौन से भारत में थे? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में भी बात करें तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये रहा चोल। देखो, एक ये नदी है और एक ये नीचे इसके ये नदी है। इस नदी को अपन नाम देते हैं क्या? कावेरी। ये नदी कावेरी नाम से जानी जाती है। और इसको अपन कहते हैं दक्षिणी पेनार। क्या नाम है इसका? दक्षिणी पेनार। तो दक्षिणी पेनार और कावेरी नदियों के बीच में कौन सा साम्राज्य विस्तृत था? चोल साम्राज्य विस्तृत था। दक्षिणी पेनार, और यहाँ पे स्टार्टिंग में आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं अगर आपके दिमाग में ये चीज़ होगी तो, कि चोल साम्राज्य दक्षिणी पेनार से लेकर कावेरी नदी तक विस्तृत था। ये पूरा क्षेत्र ये था। इसके अलावा इसके आसपास इस क्षेत्र को अपन दक्षिणापथ भी कहते हैं। यहाँ और कौन से साम्राज्य थे? एक और वंश था यहाँ पे, इसका नाम है चेर वंश। कौन सा वंश है ये? चेर वंश। ज़्यादा कुछ खास इसके बारे में था नहीं। और ये आपके कौन सा वंश? पांड्य वंश। पांड्य वंश। तो यहाँ पे मुख्यतः दक्षिणापथ में जो प्रमुख 3 राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य, उनमें से चोल एक प्रमुख राज्य था। यहाँ तक हमने थोड़ा बहुत मैप में देख लिया। इसके अलावा कुछ प्रमुख स्थान है, जब अपने यहाँ आएंगे तो अपन उसको मैप में देख लेंगे एक बार। ये आपके दक्षिणी पेनार थी, है ना, दक्षिणी पेनार। और ये आपके उत्तरी पेनार। उत्तरी पेनार और दक्षिणी पेनार के बीच एक साम्राज्य कौन सा है? पल्लव साम्राज्य। इसके बारे में अपन चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो अपन देखते हैं चोल साम्राज्य। सबसे पहले देखते हैं चोलों का जो प्रारंभिक इतिहास है वो 2वीं शताब्दी से माना जाता है। चोलों का जो देखो एक्चुअल में होता क्या है, चोल एक बार आपके 2वीं शताब्दी के आसपास आते हैं और फिर वापस आते हैं 9वीं शताब्दी, 9वीं 200 के लगभग। तो बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें ये गायब से हो जाते हैं। मतलब अपन कह सकते हैं कि बीच के जो टाइम पीरियड है उसकी हमें जानकारी नहीं मिलती है। उसकी हमें जानकारी नहीं मिलती है। किसकी? चोलों के 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक के टाइम पीरियड जो था उसमें इन्होंने क्या काम किया, या थे नहीं थे, कहाँ गए थे, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। तो हमें अलग अलग 2 पार्टों के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो प्रारंभिक की बात करें तो हमें चोल साम्राज्य कौन सा पढ़ना है? उत्तरवर्ती पढ़ना है, मतलब बाद वाला पढ़ना। मतलब कह सकता हूँ कि 9वीं शताब्दी के बाद वाला जो इतिहास हमें पता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। अगर प्रारंभिक की बात करें तो 2वीं शताब्दी से माना जाता है। और मुख्यतः करिकाल नामक शासक इसका क्या था? हमें जानकारी मिलती है। हमें मुख्यतः किसकी जानकारी मिलती है? कौन शासक था? करिकाल। करिकाल का मतलब होता है जले पैरों वाला। मतलब इसके पैर क्या थे? जले हुए थे। तो करिकाल का मतलब जले हुए पैरों वाला होता है। इसके अलावा जले हुए पैर क्यों कहते हैं? एक बार इसको किसी मतलब कह सकते हैं कि इसके जो शत्रु थे इन्होंने इसको पकड़ा और इसके पैर जला दिए, तो इसी कारण इसके बाद में इसका करिकाल नाम पड़ता है। ये आगे जाता है और धीरे धीरे फिर समय के साथ ये क्या करता है? अपने एक बड़े साम्राज्य की नींव भी डालता है। जले पैरों का मतलब ये नहीं पूरे पैर मतलब खराब कर देते, नहीं, मतलब ये जले हुए पैरों के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? करिकाल पड़ा था। तो नामक शासक की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले कौन से शासक की जानकारी मिलती है? करिकाल की हमें जानकारी मिलती है। इसके द्वारा कावेरी नदी पर पुहार या पुगार पतन की स्थापना की गई। इसे ही अब क्या कहते हैं? कावेरी पतन कहते हैं। देखो हमने देखी थी कौन सी नदी? ये रही कावेरी नदी। यहाँ पे आपके स्थान की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? एक स्थान की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? करिकाल के द्वारा। उसी स्थान को हम क्या कहते हैं? अब वर्तमान में कहते हैं कावेरी पतन कहते हैं। ये एक टाइप के बंदरगाह टाइप है। राजधानी, ये अपनी राजधानी उरियूर को कहाँ ले गया था? कावेरी पत्तनम ले गया था। कोई खास चीज़ यहाँ पे है नहीं। इससे संबंधित कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है नहीं। आगे देखते हैं चोल साम्राज्य जिसका उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। मैंने कहा था ना
चोल साम्राज्य 2 भागों में बंटा हुआ था। बीच वाले भाग की हमें जानकारी नहीं मिलता। एक पता चलती है 2वीं शताब्दी, एक चलती 9वीं शताब्दी, ये तीसरी के बाद यहाँ से हमें जानकारी, बीच का जो टाइम पीरियड है इसकी हमारे पास जानकारी है ही नहीं। ये जो बाद वाला चोल साम्राज्य है जिसका उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था, इसका संस्थापक कौन माना जाता है? विजयालय माना जाता है। यह आरंभ में पल्लवों का क्या था? सामंत था। किसका संबंध था? किसका सामंत था? पल्लवों का। अब कहा आप कहोगे पल्लव क्या थे? पल्लव ये देखो, ये पूरा का पूरा एक्चुअल में स्टार्टिंग में पल्लव के अंतर्गत आता था, पूरा का पूरा पल्लव का अधिकार था। ये पल्लव का क्या था? सामंत था। सामंत में आपको समझा चुका हूँ सामंत क्या होते थे। सामंत क्या होते थे? राजा के अधीन कुछ कह सकते हैं, जमींदार टाइप होते थे, जिन्हें वो जमींदार क्या करते थे? राजा को सैनिक सहायता मुहैया कराते थे। राजा को जो जरूरत पड़ती वो उनको सहायता देते थे। लेकिन कभी कभार क्या होता था कि राजा निर्बल होता था। राजा कैसा होता था? निर्बल होता था। निर्बल का मतलब राजा कमजोर होता था। उस समय मौके का फायदा कौन उठा लेते थे? सामंत उठा लेते थे। इतिहास में कई बार हमने देखा है। और सामंत मौके का फायदा उठाकर क्या कर लेते थे? शासन, अपना शासन स्थापित कर लेते थे। तो यहाँ पे भी वही बात हुई। तो पल्लवों के सामंत के रूप में थे कौन? चोल। ठीक है, कौन था भाई? विजयालय था। क्या नाम था उसका? विजयालय। ये रहा, विजयालय माना जाता है। ये आरंभ से पल्लवों का सामंत था। इसने तंजौर पर अधिकार किया। कि कहाँ पर अधिकार कर लिया इसने? तंजौर पर अधिकार कर लिया। तंजौर कहाँ पड़ता है? ये आपके वर्तमान में देखें तो तमिल क्षेत्र या तमिलनाडु जो क्षेत्र है उसमें ये पड़ता है। तमिलनाडु में है तंजौर, या इसको तंजावुर भी कहते हैं, तंजावुर। इसने उपाधि भी धारण की थी। कौन सी उपाधि? नरकेसरी। ये क्या थी? इसकी उपाधि थी। आगे चलते हैं। इसके बाद शासक आदित्य प्रथम। ये इसने पल्लवों को परास्त कर अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित किया। स्वतंत्र घोषित किया। सिंपल सी बात है। वो सामंत था, उसने अपने क्षेत्र को किया। इसने पल्लवों को हराया और जो बचा थोड़ा बहुत उनका और साम्राज्य था उनके पास, और वो साम्राज्य भी अपने में मिला लिया। और कोदंड राम की इसने क्या ली? उपाधि ली। इसके बाद बनता है, देखो उपाधियाँ इन्होंने क्या किया है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें, बस नाम थोड़े अटपटे हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चीज़ों को बार बार पढ़ना पड़ेगा। जब चीज़ों को बार बार पढ़ोगे चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। अभी आपको अटपटा लगेगा, सर ये क्या नरकेसरी, कोदंड रामन, बिल्कुल सिंपल सी, कुछ भी नहीं है। इसने पल्लव को परास्त किए। आप कहोगे पल्लव क्या है? तो पल्लव एक वंश था जो अपने ये चोलों के ऊपर यहाँ पे शासन कर रहा था। उनके सामंत के रूप में आरंभ में कार्य कर रहे थे। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। उसके बाद बनता परांतक प्रथम। नाम ऐसे आएंगे इनके। पल्लवों को इसने पूरी तरह परास्त कर दिया। मतलब कि इस प्रकार कह सकते हैं कि पल्लवों का उसने पूरा ही क्या कर दिया? नाश कर दिया था। किसने? परांतक। ये देखो परांतक, पूरा क्या कर लिया था? आतंक मचा दिया था इसने। किसको नाश कर दिया था? पल्लवों को। पांड्यों की राजधानी, देखो पांड्य नाम आया। पांड्य कहाँ है भाई? ये रहा, देखो इस क्षेत्र में क्या कौन थे? पूरे दक्षिण के क्षेत्र में नीचे देखे तो पांड्य। इनकी राजधानी थी कौन सी? मदुरा या मदुरे कहते हैं। ये यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये देखो ये रही, इस कावेरी के नीचे, ये आपको मदुरे। मदुरे पर अधिकार कर लिया। और उपाधि, इसने भी एक उपाधि ले ली, मदुरे कोंड। मदुरे का विजेता, मदुरे कोंड। कन्याकुमारी तक अपने क्षेत्र को इसने विस्तृत कर लिया। भाई ये जीत लिया पांड्य, तो अपना क्षेत्र कहाँ आ गया इसका? कन्याकुमारी तक इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया। ठीक है। कृष्ण तृतीय से ये क्या हुआ? पराजित हुआ। उत्तरी भाग पर राष्ट्रकूटों का क्या अधिकार हो गया? ये क्या हुआ? ये देखो, हम राष्ट्रकूटों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। राष्ट्रकूटों का शासक था कौन? कृष्ण तृतीय। इसने कृष्ण तृतीय ने किसको पराजित किया? परांतक प्रथम को। और जब पराजित हुआ तो कुछ न कुछ देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है। इसका जो साम्राज्य था उसका जो उत्तरी भाग था, कौन सा भाग? उत्तरी भाग, उस पर अधिकार कर लिया किसने? भाई कृष्ण तृतीय ने कर लिया। राष्ट्रकूटों का अधिकार कर लिया। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। इसके बाद आपके 985 से 1013 दो इंपोर्टेंट शासक है। अब राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण शासक, इंपोर्टेंट शासक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना हमेशा ही रहती है। राजराज प्रथम के बारे में देखें तो चोलों का महान शासक था। चोलों का कैसा शासक था? ये महान शासक था। श्रीलंका पर आक्रमण किया। इसके अलावा कलिंग, लक्षद्वीप, कई सारे द्वीपों, लगभग 12,000 द्वीपों पर इसका अधिकार था। मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ये सम्राट था। कौन? राजराज प्रथम।
तंजौर में राजराजेश्वर खुद के ही नाम से शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको वर्तमान में बहुत बड़ा होने के कारण वृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तंजौर तमिलनाडु में कौन सा मंदिर है भाई? राजराजेश्वर या वृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई राजराज प्रथम के द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण किया गया था, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई राजराजेश्वर या वृहदेश्वर मंदिर के निर्माता कौन थे। ज़्यादातर यही पूछेंगे आपसे, वृहदेश्वर के मंदिर के निर्माता कौन थे? तो कौन थे? राजराज प्रथम। इनको दक्षिण भारत का सम्राट कहते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में लगभग उन्होंने पूरा क्या कर लिया था? कवर कर लिया था। भू सर्वेक्षण कर लगाते, इन्होंने भू सर्वेक्षण कर जमीन का इन्होंने पता लगाया, किस प्रकार की ज़मीन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या लगाया? टैक्स लगाया। जैसे अच्छी ज़मीन है, ज़्यादा उपजाऊ है तो ज़्यादा कर, तो बिल्कुल उपजाऊपन नहीं है या बंजर टाइप ज़मीन है या कम उपयोग में आ रही, तो उसके अकॉर्डिंग उसने कम जो भी अपने लगाना ना कर कम ज़्यादा लगाया। तो ये था राजराज प्रथम। उसके बाद राजेंद्र प्रथम। उसके बाद कौन बना? राजेंद्र प्रथम। इसके बाद खास चीज़ क्या थी? शक्तिशाली नौसेना इसके पास भी थी। खूब सारे द्वीपों पर अधिकार किया था, कई द्वीपों पर अधिकार, बंगाल, बिहार। इसने महिपाल को हराया। महिपाल याद आया होगा, ये महिपाल धर्मपाल बार बार हमेशा कह रहे कि ज़्यादातर क्या होते रहे? पराजित होते रहते। कौन सा वंश था? पाल वंश। याद आया होगा, पढ़ चुके अपन। को हराया। सेना, इसकी सेना कलिंग से होते हुए, मगध होते हुए, कौन से? गंगा नदी के मैदानी क्षेत्रों तक जहाँ पहुँची। मतलब कह सकते हैं कि इसने उत्तर भारत में बहुत ही बड़े स्तर पर अभियान चलाया था और इसको विजय भी हासिल हुई थी कई जगह। तो इसने राजेंद्र प्रथम ने एक इम्पोर्टेंट उपाधि ली, गंगकोंड। आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक ये वाली लाइन, एक ये तंजौर का वृहदेश्वर मंदिर, ये भी याद रखना है। इसके अलावा ये गंगकोंड की उपाधि भी किसने धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने। इसका टाइम पीरियड 1016 से 44 ईस्वी। इसके अलावा और इसमें कुछ खास चीज़ है नहीं, आपको इसमें ये याद रखना बस, गंगकोंड की उपाधि किसके द्वारा ली गई थी। बाकी और इसमें कुछ भी याद नहीं करो तो भी चल जाएगा। राजाधिराज प्रथम, चालुक्यों की राजधानी कल्याणी पर आक्रमण किया। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? कल्याण पर आक्रमण किया। चालुक्यों के बारे में हमें पढ़ना है, अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर के आपके 2 वीडियो और बनेंगे। एक वीडियो में आपके पल्लव चालुक्य हो जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपके जो बाह्य आक्रमण हुए थे, शक कुषाण जो भी है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो राजाधिराज प्रथम चालुक्यों की राजधानी कल्याण पर आक्रमण कर इसने खूब सारा वहाँ से लूट लिया। उसके बाद क्या हुआ? एक चालुक्य नरेश थे सोमेश्वर, उनके साथ कोपम के युद्ध में ये मारा गया। कौन मारा गया? राजाधिराज प्रथम। कोपम का युद्ध मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, जैसे अपन कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध स्थान के नाम पर, इसी प्रकार वहाँ स्थान है कोपम। उसके युद्ध में किसके साथ, किसके बीच हुआ था? एक तो चालुक्य राजा था सोमेश्वर और एक यह राजा था राजाधिराज प्रथम, चोलों का। इनके बीच युद्ध होता है। उस युद्ध में कौन मारा जाता है? राजाधिराज प्रथम मारा जाता है। उसके बाद देखो, एक उनके गोद लिया हुआ कह सकते हो, या फिर कह सकते हो अब इनका एक नया शासक बनता है राजेंद्र कुलोतंग प्रथम। राजेंद्र कुलोतंग प्रथम, इसकी माँ नाम होता है चोल राजकुमारी का। ये माँ कहाँ की होती है? ये चोल राजकुमारी होती है, मतलब चोल वंश की राजकुमारी होती है। इसके पापा चालुक्य राजा होते हैं। आप कहोगे सर ऐसा कैसे? सिंपल सी बात है, शादी हो गई थी तो जब इसकी माँ तो चोल राजकुमारी थी इसलिए चोलों का अंश माना जाता है, और इसके पिताजी थे वो चालुक्य राजा थे। इसी कारण जो इसका वंश था, अपन कह सकते हैं एक तरह से अब नया जो शासन स्थापित हो गया था वो कह सकते हैं चोल चालुक्य साम्राज्य स्थापित हो गया था। चोल और चालुक्य दोनों मिलकर लगभग शासन कर लेते हैं। इसको अपन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो चोल भी है चालुक्य भी है। और आपको ज़्यादा कुछ याद करना नहीं। इसका जो अंतिम शासक था वो आपके राजेंद्र तृतीय था। अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। एक बार फटाफट देख लो, हमने चोलों का प्रारंभ इतिहास में करिकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करी। इसने खास क्या किया? इसने एक पुहा नगर की स्थापना की और इसके अलावा इसने कावेरी नदी पर एक डैम भी बनवाया। इसके अलावा राजधानी उरियोर से कावेरीपत्तनम ले गया और 9वीं शताब्दी में इसका संस्थापक कौन माना जाता है? विजयालय माना जाता है। इसने तंजौर पर अधिकार किया। तंजौर तमिलनाडु में नर केसरी की उपाधि धारण की। आदित्य प्रथम पल्लवों को परास्त किया इसने, अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित किया। कोदंड राम की उपाधि ली इसने। परांतक प्रथम के बाद आतंक मचा इसने, श्रीलंका पर तक आक्रमण किया, पल्लवों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया इसने। ये श्रीलंका के पर तो राजराज प्रथम के समय आएगा ना। परांतक प्रथम ने क्या किया? अपने पल्लवों को पूरी तरह क्या कर दिया?
परास्त कर दिया, मदुरै पर अधिकार कर लिया। और उपाधि कौन सी ली थी? मदुरै कोंड की उपाधि। कंप्लीट देख लिया। उसके बाद राजा प्रथम के बारे में खास बात, तंजौर में शिव मंदिर। राजेंद्र प्रथम के बारे में गंगकोंड की उपाधि, ये आपके इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सबसे पहले अब चोल प्रशासन के बारे में देखेंगे। चोल प्रशासन के बारे में देखो, प्रशासन की बात करें तो केंद्रीय प्रशासन की जो सर्वोच्च इकाई थी, मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ा पद था, वो आपके राजा था। और राजा पर किसी का भी नियंत्रण नहीं था, राजा पर किसी का भी नियंत्रण नहीं था। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी शासन व्यवस्था थी? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इनका राज्याभिषेक जो चोल राजा होता था, उनका जो तंजौर तमिलनाडु के आसपास, ये दूसरे स्थान भी है, गंगकोंड, चोलपुरम, चिदम्बरम, ये प्रमुख स्थान थे जहाँ पर इनके क्या होते थे? राज्याभिषेक होते थे। ऊपरी श्रेणी के अधिकारी को पेरुनंदनम और निम्न श्रेणी के अधिकारी को सिरुनंदनम कहते थे। पेरुनंदनम बड़े अधिकारी, सिरुनंदनम निचले अधिकारी, छोटे स्तर के जो अधिकारी होते थे। ये एक इंपॉर्टेंट अभिलेख मिला है। कौन सा अभिलेख है भाई? उत्तर मेरु अभिलेख। इस अभिलेख में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत पर आधारित शासन की जानकारी मिलती है। चोल ही सर्वप्रथम थे जिन्होंने स्थानीय स्वशासन पर जोर दिया। स्थानीय स्वशासन कैसे? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इनके बारे में, मतलब इनको प्रशासन की एक इकाई के रूप में रखा है इन्होंने। इनका साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। इनका साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था, जिन्हें क्या कहते थे? जिन्हें मंडलम कहते थे। मतलब सिंपल सी बात है, अपना जैसे भारत 28 राज्यों में विभक्त है, 28 राज्यों में विभक्त है, उसी प्रकार जो इनका क्षेत्र था, साम्राज्य था, वो कितने प्रांतों में विभक्त था? 6 प्रांतों में। इन 6 प्रांतों को क्या कहते थे? मंडलम कहते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको अच्छे से। इसके अलावा मंडलम और आगे जाकर किस में? जैसे अपने यहाँ राज्य है, जिलों में विभक्त है, फिर तहसीलों में, फिर गाँवों में, इस प्रकार है। वैसे ये मंडलम किस में होते थे? कोटम में। फिर कोटम किस में होते थे? नाडु में। नाडु फिर किस में होते थे? कुर्रम में। और कुर्रम फिर लास्ट में इकाई कौन सी थी? ग्राम में। तो सिंपल सी बात समझ गए होंगे, आपको बस नाम याद रखने हैं। ये बड़ी से मतलब छोटी इकाई की तरह पे जिला है, मतलब सबसे पहले देश हो गया, देश के बाद उसने 6 प्रांतों में विभक्त किया, तो वो एक तरह से राज्यों की तरह हो गए, फिर आपके जिलों की तरह हो गए, फिर तहसील की तरह हो गए, इस प्रकार से विभक्त किया गया। नगर की सभा नगर तार कहलाती थी। नगर की सभा क्या कहलाती थी? नगर तार कहलाती थी। नाडु की जो सभा थी उसको क्या कहते थे? नाटर कहते थे। देखो अलग अलग अटपटे नाम है थोड़े, लेकिन कोई भी घबराने वाली बात नहीं। आपको एक दो बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा। नाडु, नाटर, सिंपल सा। तो नाडु जो थी उसकी जो सभा होती थी उसको नाटर कहते थे। और गांव के जो प्रतिनिधि होते थे वो प्रति वर्ष क्या होते थे? निर्वाचित किए जाते थे। प्रति वर्ष निर्वाचित किए जाते थे, मतलब चुनाव होता था। अलग अलग योग्यताएं भी तय थी, जैसे एक बार चुना गया वो फिर अगले 3 सालों तक नहीं चुना जाता था। इस प्रकार के कुछ और सिस्टम थे। एज लिमिट भी थी, और भी कई सारे, जमीन भी थी, इतनी जमीन उनके पास होनी चाहिए, कई सारी अलग अलग योग्यताएं फिक्स की हुई थी। उसी के अनुसार इनका क्या होता था? चयन होता था। तो हमने देख लिया, गाँव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष क्या होते थे? निर्वाचित होते थे। कर अनाज या स्वर्ण के रूप में दिया जाता था, और जो स्वर्ण, जो सोने का सिक्का होता था उसे क्या कहते थे? कासू कहते थे। क्या कहते थे? कासू। मोस्ट इंपोर्टेंट एक और आ गया आपके 1 नंबर वाला। कासू क्या था? ये आपके चोलकालीन या चोल के समय में स्वर्ण के रूप में दिया गया कर, या जो स्वर्ण का सिक्का होता था, सोने का सिक्का, उसको क्या कहते थे? कासू कहते थे। किसके समय में? चोलों के समय में। एक वर्ड और आता है वेली। वेली ये क्या था? सिंपल सा है, ये आपके भूमि मापन की इकाई थी। भूमि मापन की इकाई मतलब जैसे अपन मीटर सेंटीमीटर में मापते हैं ना, वैसे ये मापते थे वेली में। 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, जो भी है ना, वेली क्या होता था? भूमि मापन की इकाई। इसके अलावा जो आपके सोने का सिक्का, क्या कहा था उसको? कासू। वो आपके 16 ओंस का होता था। अब आपको सर ये ओंस क्या है? कुछ नहीं है ना, बार है, सिंपल सा इसका बार था 16 ओंस का, जैसे अपन ग्राम में कहते हैं वो वाला। आपको तो बस एक नाम याद रखना है, कासू नाम याद रखना है, वैली ज़्यादा याद रखो, ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। और एक मंडलम नाम है, ये जो 2-4 इंपोर्टेंट नाम है वो याद रखना है। लेकिन अगर आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे कि चोल प्रशासन और चोल कला को समझाओ, तो फिर आपको अच्छे से ये लिखना है। नगरम व्यापारियों की संस्था होती थी। नगरम क्या होती थी? व्यापारियों की संस्था। जो व्यापारी लोग थे वो अपनी संस्था बनाए होता, उनका खुद का मंडल बना होता, उसे हम क्या कहते थे? नगरम कहते थे। उर
एक संस्था और होती थी, और यहाँ पर आपके सामान्य लोगों की संस्था होती थी। कौन से लोग होते थे? सामान्य लोग। हाँ, इसमें एक और चीज़ और, कर, जो उपज का छठा भाग होता था वो कर के रूप में लिया जाता था। जैसे आपने 60 रुपये कमाए तो इसको कौन सा भाग? छठा भाग। आपको कितने रुपए कर के रूप में देना पड़ेंगे? 60 रुपये, उपज का छठा भाग। ठीक है, सिंपल सा हो गया। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं चोलों की कला के बारे में। ये पल्लवों के सामंत थे, तो धीरे धीरे उन्होंने पल्लवों की ही जो शासन शक्ति थी वो इन्होंने अपने हाथ में ली थी। जो पल्लवों की शक्ति थी, जो पल्लवों की स्थापत्य कला थी, उसको ही इन्होंने क्या किया? आगे बढ़ाया। तो आपकी पहली लाइन क्या हो जाएगी? इन्होंने पल्लवों की स्थापत्य कला को ही आगे बढ़ाया। दक्षिण भारत में जो मंदिर शैली होती है उसको हम क्या कहते हैं? द्रविड़ मंदिर शैली। तो इन्होंने द्रविड़ मंदिर शैली का विकास किया। अब द्रविड़ मंदिर शैली की विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। इसमें वर्गाकार विमान होते हैं, आपने देखा होगा, वर्गाकार टाइप होते हैं इस प्रकार से, और ये मंदिर इस प्रकार से सीधे सीधे वर्ग के आकार में ऊपर बढ़ते रहते हैं। नहीं पता है तो कोई नहीं, अपनी बुक में इनका फोटो दिया हुआ है, वहाँ अच्छे से आप इनको देख सकते हो। इसके अलावा मंडप, बड़े बड़े यहाँ पे स्थान होते थे। गोपुरम, इनका प्रवेश द्वार को कहते हैं, बड़ा, काफ़ी बड़ा और भव्य हुआ करता था। स्तंभ होते थे बड़े बड़े सुंदर, मतलब इसमें शानदार कला की हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। वरिष्ठ सदन, बड़ा सदन होते थे, बड़े बड़े कमरे होते थे। पाली, जो यहाँ पे जो सिंह होते थे, जो सिंहों की जो आकृति दर्शाई जाती थी उनको क्या कहते थे? पाली। इनकी जानकारी हमें मिलती है। तो ये विशेषता इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है। एग्जाम्पल दूँ तो इसका सिंपल, तंजौर में बनाया गया क्या? शिव मंदिर। क्या नाम था? राजराजेश्वर, राजराज द्वारा बनाया गया था। या वृहदेश्वर मंदिर, वृहदेश्वर मंदिर, ये इसकी एग्जाम्पल उदाहरण हो गया। बहुत ही भव्य मंदिर है। दक्षिण भारत में नहर प्रणाली भी किनकी देन है? दक्षिण भारत में नहर प्रणाली भी चोलों की देन है। ये एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, कला में आ गया। नटराज की खूब सारी मूर्तियाँ मिली। ये आपके कांसे की बनी हुई अधिकतर मूर्तियाँ थी, बहुत ही अधिक। नटराज आपने देखा होगा, शिव का डांस करते हुए, मतलब कह सकते हैं कि एक इस प्रकार के गोले में आपने कई बार देखा होगा। जो नृत्यांगना होती है, जो नर्तक होते हैं, उनको ये ज़्यादातर दी जाती है अपने यहाँ, कुछ इस प्रकार का की जाती है, उनके इसके अंदर बनी हुई होती है। तमिल भाषी थे ये लोग, इन्होंने साहित्य तमिल भाषी थे, तमिल के साहित्य का इन्होंने विकास किया। उसका एक उदाहरण मिलता है हमें, जो आपको याद रखना है। जो आपके तिरुवल्लुर, ये आपके कौन है? इस ग्रंथ के रचयिता है, मतलब तिरुवल्लुर द्वारा रचित कुरल एक तमिल भाषा का एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। तमिल भाषा का एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। कौन सा? कुरल किसके द्वारा रचित है? तिरुवल्लुर द्वारा। ये आपको याद रखना है। तो ये भी किनकी देन है भाई? चोलों की देन है। अब लास्ट में अपन चलते हैं समाज की ओर। शैव धर्मानुयी थे। शैव धर्मानुयी मतलब शिव जी की आराधना करने वाले ये थे, लेकिन सभी धर्मों का ये समान रूप से क्या करते थे? आदर कर रहे थे। इसके अलावा राजाधिराज द्वारा तो अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया गया था। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये केवल शिव की आराधना करने वाले नहीं, सभी धर्मों को मानने वाले भी थे। ये देखो, वैदिक धर्म को मानते हुए राजाधिराज ने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। इसके अलावा इनका समाज मुख्यतः दो भागों में बंटा हुआ था, ब्राह्मण और अब्राह्मण। ब्राह्मण और अब्राह्मण, जो ब्राह्मण होते थे उन्हें उच्च समझा जाता था, अब्राह्मण को निम्न समझा जाता था। उन्हें सामान्य समाज होता था उससे दूर रखा जाता था। इसके अलावा स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार होता था, लेकिन बड़े कुल की स्त्रियों, कौन सी स्त्रियाँ थी? बड़े कुल की। इसके अलावा दास और देवदासी प्रथा का भी यहाँ पर चलन था। दास तो आपको पता है, ये स्लेव, गुलाम। इसके अलावा देवदासी प्रथा क्या थी? कुछ लोग थे, उनकी अगर मुराद पूरी हो जाती, क्या पूरी हो जाती? मुराद पूरी हो जाती, मतलब उनकी अगर इच्छा पूरी हो जाती तो अपनी जो कन्या मतलब अविवाहित, जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई, उसको क्या करते थे? उसकी शादी कर देते थे मंदिर के देवता के साथ। जो मंदिर का देवता होता था उसके साथ उसकी शादी कर देते थे, और उसे फिर आजीवन मंदिर में सेवा करनी पड़ती थी, और आजीवन वो कहाँ रहती थी? मंदिर में ही रहती थी। तो ये कौन सी प्रथा है? देवदासी। क्या होता था? कोई परिवार की अगर भगवान से कुछ मांग गए, उनकी मुराद पूरी हो जाती, या फिर और किसी कारण से, तो अपनी कन्या का विवाह उस जो मंदिर होता था उसमें जो देवता होते थे उससे कर देते थे, और उस कन्या को हमेशा उस मंदिर में रहना पड़ता था, और उस वहाँ जो साफ़ सफाई करनी है या जो भी काम होता था उसको करना पड़ता था। कई बार शोषण का शिकार भी होती थी। तो अपन ने देवदासी प्रथा को देखा, दास प्रथा को देखा।
तो सिंपली अपन कह सकते हैं कि अपने चोल जो वंश था कंप्लीट पढ़ा, चोल प्रशासन कैसा था, चोलों का समाज कैसा था और चोलों की कला कैसी थी, कंप्लीट हमने देखा। थोड़ा बहुत आप नई चीज़ें हैं, थोड़ा कम समझ में आया तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को 1-2 बार और देख लेना है। स्पीड अगर तेज़ लगे तो वीडियो की गति आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। आज का आपका काम क्या है, गुर्जर प्रतिहारों को अच्छे से देखना है। गुर्जर प्रतिहारों में विशेषकर आपके जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसके बारे में अच्छे से आपको लिखना है। एक वर्ड दे रहा हूँ आपको, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष उसके बारे में कम से कम 5-7 लाइनों में अच्छा सा आपको लिखना है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, उसके बारे में आपको कंप्लीट लिखना है। तो ये आपका आज का काम है।